पब्लिक खबर में वक्त हो चुका है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी और लेटेस्ट खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर भारत की रूस से तेल खरीदने के फैसले को लेकर आलोचना की जा रही है। वहीं इस फैसले पर ऐतराज जताने वालों को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने भारत के इस कदम को पूरी तरह से सही ठहराया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैंकॉक में भारतीय समुदाय के संग बातचीत के दौरान कहा कि हर देश बढ़ती ऊर्जा की कीमतों को कम करने के लिए सबसे अच्छा और मुफीद सौदा पक्का करने की कोशिश करेगा और भारत ठीक ऐसा ही कर रहा है। एस जयशंकर ने दुनिया के देशों को ये साफ कर दिया है कि रूस से तेल खरीदना उनका नैतिक कर्तव्य और दायित्व है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने देश की जरूरतों को पहले ध्यान में रखना है और उसके मुताबिक फैसला करना है। I mean, we have been very open and very honest about our interest. You know, I have a country which has a per capita income of $2,000. These are not people who can afford higher energy prices. It is my obligation, my moral duty to actually ensure that I get them the best deal that I can from the world. And I think once you lay it out very openly and honestly, I think people accept it. दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कैंपेन कमेटी चीफ का पद ठुकरा दिया है। कांग्रेस ने मंगलवार को ही गुलाम नबी आजाद को कश्मीर में कैंपेन कमेटी समेत कई समितियों का प्रमुख बनाने का ऐलान किया था। सूत्रों का कहना है कि गुलाम नबी आजाद इस बात से नाराज हैं कि उनकी सिफारिशों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है, इसलिए उन्होंने कैंपेन और राजनीतिक समिति दोनों से इस्तीफा दे दिया। वहीं उनके इस्तीफे पर कांग्रेस नेता अश्विनी हांडा ने टिप्पणी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि गुलाम नबी आजाद उस समिति से नाखुश थे जिसके कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। नवगठित अभियान समिति ने जम्मू कश्मीर में पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं की अनदेखी की है। उनके साथ अन्याय हुआ है। नई कश्मीर प्रदेश इकाई की बनाई गई कमेटी पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं में ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं के साथ अनदेखी हुई है। आजाद साहब ने भी मुझे लगता है कि इसी वजह से अपने सभी कैंपेन चेयरमैन से और बाकी सारी चीज़ों से इस्तीफा इसलिए दिया है कि वह भी इस बनाई हुई कमेटी से खुश नहीं है। उन्होंने ज़रूर अपनी सेहत का हवाला दिया है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है कि उनसे भी इसकी कंसेंट नहीं ली गई है और जो लोग आजाद साहब के साथ चलते हैं उनकी भी लगता है कि कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन बुधवार को दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम स्टालिन ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू और जगदीप धनखड़ के हाल ही में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद सीएम स्टालिन की राष्ट्रीय राजधानी की ये पहली यात्रा है। सीएम स्टालिन ने बीते दिनों कहा था कि उनके दिल्ली दौरे का मकसद राज्य के लिए जरूरी परियोजनाएं हासिल करना है। महाराष्ट्र के गोंदिया शहर के पास रायपुर से नागपुर जा रही एक पैसेंजर ट्रेन की मालगाड़ी से टक्कर हो गई। इस हादसे के कारण 3 बोगी पटरी से उतर गई। इस ट्रेन एक्सीडेंट में 50 यात्रियों के घायल होने की सूचना मिली है। दुर्घटना 17 अगस्त को सुबह करीब 2:30 बजे हुई। दुर्घटना कथित तौर पर एक मालगाड़ी और यात्री ट्रेन के बीच टक्कर के कारण हुई है। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को राष्ट्रीय मंडल खेलों के पदक विजेताओं को नगद पुरस्कार और सरकारी नौकरियों से सम्मानित किया। स्वर्ण पदक विजेताओं को 1.5 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वालों को 75 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 50 लाख रुपए दिए गए। उन्होंने कहा कि हमने पदक विजेताओं के साथ साथ चौथा स्थान हासिल करने वालों को दोगुनी राशि देने का फैसला किया। अब ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को 20,000 रुपए प्रतिमाह और भीम पुरस्कार विजेताओं को 5,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। चौथे स्थान पर आने वाले के लिए भी हमने इसमें एक विशेष प्रावधान किया कि जो पार्टिसिपेंट को मिलेगा, बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उससे डबल राशि, और वो जो चौथा नंबर पर आया उसको भी मिलेगा। हमने खेलों के साथ साथ जो अन्य अवार्डीज, खास करके जिनको विशेष राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अवार्ड घोषित किए जाते हैं, प्रदेश स्तर पर अवार्ड घोषित किए जाते हैं, जैसे अर्जुन अवार्डी है, द्रोणाचार्य अवार्डी है या ध्यानचंद पुरस्कार विजेता है, इनका भी जो प्रतिमाह पहले सिर्फ 5,000 रुपया मिलता था,
हमने ये विचार किया कि 5,000 रुपये में तो ठीक है, कुछ ना कुछ जेब खर्चे निकलती होगी, लेकिन एक खिलाड़ी जो कम से कम अपने परिवार में कुछ छोटा मोटा खर्चा उसको करना पड़े तो ये कम है। हम उस 5,000 को बढ़ा करके अभी थोड़े दिन पहले 20,000 रुपये मासिक किया है। तो इसलिए उनके लिए भी जो खिलाड़ी हमारे हैं, इसी प्रकार भीम पुरस्कार विजेता, इनको पहले कुछ नहीं देते थे, इनके लिए नए सिरे से 5,000 रुपये मासिक इनके लिए मानदेय ये घोषित किया है। जम्मू कश्मीर से इस बीच बड़ी खबर आ रही है। जम्मू के सिदरा इलाके में एक परिवार के 6 सदस्य अपने आवास पर मृत पाए गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि एक परिवार के 6 सदस्य बुधवार को यहां पर अपने घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए हैं। सिदरा इलाके में एक घर में 2 शव जबकि दूसरे घर में 4 शव मिले हैं। पुलिस ने कहा कि शवों को यहां के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भेज दिया गया है। पुलिस दल इलाके में पहुंच गया है। जांच शुरू कर दी गई है। मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। एक अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद चीजें साफ हो जाएंगी। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। दोनों नदियां 3 से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। पिछले 3 दिनों में यहां गंगा और यमुना का जलस्तर करीब 3 मीटर तक बढ़ गया है। हालांकि जलस्तर बढ़ने के बावजूद प्रयागराज में अभी बाढ़ के हालात नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से नदियों का पानी बढ़ रहा है उस आधार पर कहा जा सकता है कि दोनों नदियां 4 से 5 दिनों के अंदर रिहायशी बस्तियों में दाखिल होकर तबाही मचा सकती है। जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। इसी बीच अरावली जिले में भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। मेघराज, मोडासा, भिलोदा, मालपुर, धनसूरा और आसपास के गांवों में भारी बारिश हुई है। फिर मोडासा में भारी बारिश के चलते जालपुर के पास मेशवो नदी में पानी का बहाव तेज हो गया है, जिससे 14 लोग नदी के उस पार फंस गए हैं। हालांकि दमकल विभाग ने सभी 14 लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और हेलीकॉप्टर की मदद मांगी है। 14 लोगों में से अब तक 8 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। बाकी लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। नर्मदा, चंबल, बेतवा, ताप्ती, शिप्रा नदी उफान पर हैं। छोटी नदियां और नाले भी उफनाए हुए हैं। वहीं कई बांधों के गेट खोलने पड़ गए हैं, जिससे नर्मदापुरम जिले के निचले इलाकों में 16 अगस्त को बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई। फिलहाल प्रशासन पूरी निगरानी कर रहा है। वहीं महानदी के ऊपरी और निचले जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण ओडिशा के 10 जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त प्रदीप कुमार जाना ने बताया कि पूरे महानदी जल ग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। निचले जल ग्रहण क्षेत्र में कल से बारिश नहीं हुई है। हमारे यहाँ बाढ़ की गंभीर स्थिति है। कटक से 11,09,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की संभावना है, जिससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। हालांकि हम पूरी तरह से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। 3 days there has been incessant rainfall in entire Mahanadi catchment, both in upper as well as lower. Thankfully, since yesterday there has been no rainfall in the lower catchment, and today there is no rainfall in both lower and upper catchment. So, but because of heavy rainfall, extremely heavy rainfall in last 2 days, we have a grave flood situation to the extent that we are expecting about 11.8, 11.9 lakh cubic flood passing through Cuttack. Now the peak flood is right now passing in Cuttack, Munduli, and we hope that by 9 PM we should see a decreasing trend. इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला भी जारी है, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।